नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हम बात कर रहे थे एक नई यूनिट की जिसका नाम था हमारे पास क्या, भौतिक गुणधर्म और आणविक संरचना, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें हम सबसे पहली प्रॉपर्टीज देख रहे थे ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाशिक सक्रियता। आज हम देखेंगे प्रकाशिक सक्रियता का मापन कैसे किया जाए, उसको कैसे मापा जाए, मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो, मैंने आपको ये तो बता दिया था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है, क्या होती है। मैंने आपको बता दिया था कि अगर किसी प्लेन पोलराइज लाइट यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी ऑप्टिकल एक्टिव पदार्थ से निकाला जाए, किसी प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ से निकाला जाए, तो जो हमारे पास प्रकाश होता है वो या तो बाएं घूम जाता है या दाएं घूम जाता है, या तो लेफ्ट में घूम जाता है या राइट में घूम जाता है। तो लेफ्ट में घूमना या राइट में घूम जाता है, तो इस प्रकार का जो गुण होता है, इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज होती है घूमने वाली, उसको हम क्या बोल रहे थे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। आज हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी को मापना है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे मापी जाती है, उसको कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जिसने ऑप्टिकल एक्टिविटी को अच्छे से देखना है, पूरा नहीं देखा है, वो पिछली वीडियो में जाके देख लेना। देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी है, प्रकाशिक सक्रियता का है, इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, पोलरीमीटर के द्वारा किया जाता है। पोलरीमीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका जो मापन है किसके द्वारा किया जाता है, पोलरीमीटर के द्वारा किया जाता है। अब देखो, हमको आगे की बात करनी है कि इस पोलरीमीटर के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, वो हमको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है हमारे पास क्या होना चाहिए, समतल ध्रुवित प्रकाश होना चाहिए, है ना। समतल ध्रुवित प्रकाश होना चाहिए। तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कोई प्रकाश का स्रोत लेते हैं, लाइट का कोई सोर्स लेते हैं। ठीक है, उसमें से लाइट निकल के जाती है, उसके बाद हम क्या लगा देते हैं, प्रिज्म जैसी कोई चीज लगा देते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ध्रुवक बोल रहे हैं, पोलराइज करने के लिए, पोलराइजर। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लाइट को लेते हैं, कोई लाइट का सोर्स लेते हैं, लाइट को किस में से निकालते हैं, ध्रुवक में से निकालते हैं, पोलराइजर में से निकालते हैं, जिससे हमारे पास जो लाइट है, प्रकाश है, वो क्या हो जाता है, प्लेन पोलराइज हो जाता है, समतल ध्रुवित हो जाता है। ये बात मैंने कल भी बता दी थी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइट को पोलराइज करते हैं, ध्रुवित करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम प्रकाश को ध्रुवक में से गुजारते हैं, जिससे प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है, जिससे प्रकाश क्या हो जाता है बच्चा, समतल ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे क्या हो गया, समतल ध्रुवित हो गया। क्या बोल रहे हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश बोल रहे हैं। अब आगे क्या होता है, आगे हम एक सैंपल ट्यूब लेते हैं। सैंपल ट्यूब का मतलब ये है कि जिसके अंदर हम पदार्थ भरते हैं। हमें जिस भी पदार्थ की प्रकाशिक सक्रियता निकालनी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालनी है, उसे एक सैंपल ट्यूब के अंदर भर लेते हैं, उसका विलयन बना लेते हैं। ठीक है,
मान लीजिए अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसका विलयन बना लिया और उसको सैंपल ट्यूब के अंदर भर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश को इस सैंपल ट्यूब में से बाहर निकालते हैं। ठीक है, सैंपल ट्यूब में पहले तो प्रवेश कराते हैं, प्रवेश कराने के बाद यहाँ दूसरी तरफ से निकलता है। ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं इसके पश्चात समतल ध्रुवित प्रकाश को सैंपल ट्यूब से बाहर या सैंपल ट्यूब से गुजारते हैं, सैंपल ट्यूब से गुजारते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या हो गया, लाइट को पोलराइज करना हो गया। लाइट जब पोलराइज हो जाएगी, ध्रुवित हो जाएगी, तो ध्रुवित प्रकाश को हम कहां से गुजारेंगे, सैंपल ट्यूब से गुजारते हैं। ठीक है, सैंपल ट्यूब से गुजारते हैं, जिससे गुजरने के पश्चात प्रकाश का ध्रुवन हो जाता है, पश्चात प्रकाश का ध्रुवन हो जाता है, ध्रुवन हो जाता है या फिर घूर्णन हो जाता है। ठीक है, पहले हमने क्या किया, जो लाइट सोर्स से लाइट आ रही है उसको पोलराइजर में से गुजारा, पोलराइजर में से जब वो गुजरी तो वो क्या हो गई, समतल ध्रुवित हो गई। समतल ध्रुवित होने के बाद उसे सैंपल ट्यूब में से गुजारा। ठीक है, सैंपल ट्यूब से गुजारने के बाद जो हमारे पास समतल ध्रुवित प्रकाश है उसका क्या हो जाएगा, घूर्णन हो जाएगा। ये देखो, पहले ये सीधा था समतल ध्रुवित प्रकाश, तो ये ऐसे घूम सकता है। ठीक है, तो जिससे गुजारने के पश्चात प्रकाश का घूर्णन हो जाता है, घूर्णन हो जाता है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, रोटेट हो जाता है, या तो दाएं तरफ हो जाएगा या बाएं तरफ हो जाएगा। दाएं तरफ होगा तो उसे दक्षिणावर्त बोलते हैं, और बाएं तरफ होगा तो उसे वामावर्त बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, घूर्णन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक विश्लेषक लगा देते हैं, विश्लेषक लगा देते हैं, विश्लेषक, या इसको हम बोल सकते हैं एनालाइजर। ठीक है, एनालाइजर क्या होता है, एनालाइजर यह बताता है कि जो हमारे पास समतल ध्रुवित प्रकाश है, प्लेन पोलराइज लाइट है, उसका कितना घूर्णन हुआ है, कितने डिग्री कोण पर वो घुमा है, हमें कौन बताता है, विश्लेषक बताता है, एनालाइजर बताता है। ठीक है, तो आगे क्या होता है, आगे हम लिख देते हैं विश्लेषक द्वारा यह पता लगाया जाता है, पता लगाया जाता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश किस दिशा में घूमा है, किस दिशा में घूमा है और कितने डिग्री घूमा है, और कितने डिग्री घूमा है। है ना, तो ये दोनों चीजें हमको यहाँ पे बता देता है कि कितने डिग्री घूमा है। ठीक है, घुमाया किसने है, इसने, जो सैंपल ट्यूब के अंदर पदार्थ भरा हुआ है ना, इसकी वजह से हमारे पास प्रकाश घूमता है। ठीक है, तो इसकी बात भी हम लिख देते हैं, प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ, ऑप्टिकल एक्टिविटी मैटर, प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ समतल
ध्रुवित प्रकाश को जितने डिग्री कोण पर घुमाता है, जितने डिग्री कोण पर घुमाता है वह क्या कहलाता है? घूर्णन कोण कहलाता है ना। जितने डिग्री कोण पर घुमाता है वह कोण घूर्णन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? घूर्णन कोण कहलाता है, या इसको एंगल भी बोल सकते हैं, एंगल, रोटेशन एंगल। ठीक है, कितना एंगल हमारे पास है, ये जो हमारे पास एंगल है ना, इसको ही हम बोल रहे हैं रोटेशन एंगल, घूर्णन कोण। ठीक है, और यहां से हम क्या करते हैं, देखते हैं, ये हम आंख बना देते हैं यहाँ पे, तो यहां से हम देख सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है हमारे पास कि हमारे पास किसी सोर्स से, किसी स्रोत से हमारे पास लाइट आ रही है। लाइट को हम किस में से निकाल रहे हैं? पोलराइजर में से निकाल रहे हैं। पोलराइजर में होने के बाद जो लाइट है वो क्या हो जाती है? समतल ध्रुवित हो जाती है, लाइट का ध्रुवण हो जाता है। लाइट जब ध्रुवित हो जाती है उसके बाद आगे कहाँ जाती है? सैंपल ट्यूब में जाती है। सैंपल ट्यूब में से निकलने के बाद जो प्रकाश है, लाइट है, वो क्या होती है? घूम जाती है। ठीक है, एंगल पे घूम जाती है। कितने डिग्री एंगल घूमता है या किस दिशा में घूमता है, ये हमको कौन बताता है? एनालाइजर बताता है, विश्लेषक बताता है। जितने डिग्री घूमा या जितना भी घूमा वो कोण हमारे पास क्या कहलाता है? घूर्णन कोण कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक इतनी बात। अब आगे की बात करते हैं। जो हमारे पास घूर्णन कोण है, जो हमारे पास ये एंगल है ना, घूर्णन कोण, घूर्णन कोण निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किन पे? निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है? विलय व विलायक की प्रकृति, विलय व विलायक की प्रकृति। ठीक है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। देखो हमने यहाँ पे जो पदार्थ लिया है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो कितनी लाइट अब्जॉर्ब कर सकता है, कितनी नहीं कर सकता, उस पे भी हमारे पास एंगल डिपेंड करता है कि कितना एंगल होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात विलय व विलायक की प्रकृति है। एक है विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन कितना सांद्रित है, विलयन की कितनी सांद्रता है, उसके ऊपर भी एंगल डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज है? सैंपल ट्यूब की लंबाई, यहां जो सैंपल ट्यूब है वो कितनी लंबी है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। और इसके अलावा विलयन का ताप, विलयन का ताप भी यहाँ पे इसको प्रभावित करता है। और एक लास्ट बात क्या है? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य तो करेगी भी है, सीधी सी बात है। तो ये जो घूर्णन कोण है इसको कुछ कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? एक तो जो हमने विलय और विलायक लिया है यहाँ पे, उसकी प्रकृति, एक विलयन की सांद्रता। ठीक है, इसके बाद सैंपल ट्यूब की कितनी लंबाई है वो, विलयन का कितना टेम्परेचर है वो, और
जो हमने प्रकाश लिया है वो किस तरंग दैर्ध्य का है, तो ये हमारे पास क्या है, डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो आगे की बात करते हैं, इसको कारक को एक बार मिटाते हैं, हमें थोड़ी सी बात और करनी है। देखो जो हमारे पास एंगल है, रोटेशन एंगल है, घूर्णन कोण है, घूर्णन कोण व पदार्थ की सांद्रता में संबंध दिखाते हैं हम, सांद्रता में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड कंसंट्रेशन ऑफ मैटर। ठीक है, देखो जो हमारे पास घूर्णन कोण होता है, घूर्णन कोण होता है, ठीक है, यानी कि जो हमने निकाला है, प्रेक्षित किया है, जो हमने घूर्णन कोण निकाला है ना, जो प्रेक्षित किया है, वो किसके समानुपाती होता है, L और C के, किसके समानुपाती होता है, L और C के। यहां पे L क्या है, यहां L क्या है, सैंपल ट्यूब की लंबाई, सैंपल ट्यूब की लंबाई है। ठीक है, C क्या है, प्रकाश की विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि हम सैंपल ट्यूब की लंबाई जितनी बढ़ाएंगे और सांद्रता जितनी बढ़ाएंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, घूर्णन कोण भी बढ़ाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा ये होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, एंगल ज्यादा होगा, घूर्णन कोण ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो जो हमारे पास घूर्णन कोण है, घूर्णन कोण है जो हमने प्रेक्षित किया है, इसको हम अल्फा से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्रेक्षित। ठीक है, बात एक ही है, अल्फा प्रेक्षित है ना। ठीक है बच्चों, समानुपाती का चिन्ह नहीं है ना, समानुपाती का तो बस यही है। इसके बाद देखो ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे अल्फा, एक और अल्फा लगाते हैं, लैम्डा टी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य, टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है ना, डिग्री सेल्सियस में। इसके बाद एल और सी, हमने समानुपाती का साइन हटा दिया और ये लगा दिया। आप कहोगे ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, विशिष्ट घूर्णन कोण बोलते हैं इसे, विशिष्ट घूर्णन कोण, स्पेसिफिक रोटेशन एंगल हम इसको बोल रहे हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, अल्फा लैम्डा टी डिग्री सेल्सियस और अल्फा प्रेक्षित और L और C। ठीक है, ये हमारे पास हमने लिख दिया। अब देखो अगर हमारे पास जो L है यानी कि सैंपल ट्यूब की लंबाई है वो हमारे पास कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। यदि हमारे पास सैंपल ट्यूब की लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, या एक डेंसिटी मीटर, बहुत छोटी है, 1 डेंसिटी मीटर है, और जो हमारे पास सांद्रता है वो क्या है, 1 ग्राम पर मोल है। ठीक है, जो हमारे पास सैंपल ट्यूब की लंबाई है वो है 1 dm है, और जो सांद्रता है वो है 1 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा लैम्डा टी डिग्री सेल्सियस बराबर अल्फा प्रेक्षित। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको हमने इसके बराबर कर दिया है ना। लेकिन कब है, जब L बराबर 1 डेंसिटी मीटर और C बराबर 1 ग्राम पर मोल। अगर हमें इसकी बात करनी हो
तो क्या बोल सकते हैं, इसकी परिभाषा देनी हो कि जब L बराबर 1 डेंसिटी मीटर व C बराबर 1 ग्राम पर मोल हो तो प्रेक्षित घूर्णन कोण विशिष्ट घूर्णन कोण के बराबर होगा। विशिष्ट घूर्णन कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा जब हमारे पास L क्या है, 1 डेंसिटी मीटर है, C बराबर 1 ग्राम पर मोल है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं, प्रकाश का एंगल निकाल सकते हैं कि वो कितने एंगल पे रोटेट हुआ है, उसका कितना घूर्णन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को निकाल सकते हैं कि सीधा हम प्रकाश लीजिए, उसको ध्रुवक में से गुजारिए, प्रकाश क्या हो जाएगा, समतल ध्रुवित हो जाएगा। उसके बाद समतल ध्रुवित प्रकाश को सैंपल ट्यूब में से निकालिए, सैंपल ट्यूब में से निकालने के बाद क्या होगा, एंगल चेंज हो जाएगा। और एंगल चेंज हुआ उसको हम किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, एनालाइजर के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रोटेशन, यानी कि रोटेशन जो एंगल है उसको किस प्रकार निकाला जा सकता है, उससे जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है, किस प्रकार मापन किया जाता है, वो हमने आज बात की है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।